नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिपा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9th एनसीईआरटी के अध्याय 1 पे, जिसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। और ये अपना अगला वीडियो है जिस पे अपने चर्चा कर रहे हैं प्रेमचंद जी का ही अध्याय है, दो बैलों की कथा। मित्रों, दो बैलों की कथा सबसे पहले पाठ परिचय देख लेते हैं अपने। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। तो कृषक समाज का अर्थ हो गया कि जो हमारा किसान वर्ग है, जो किसान हमारे यहाँ देश में रहते हैं, तो उनको खेती में कार्य करते समय पशुपालन भी उनको करना पड़ता है, और पशु के साथ रहते रहते उनको पालते पालते उनका पशुओं से भावात्मक संबंध निर्मित हो जाता है। भावात्मकता से तात्पर्य है कि जैसे एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति सुख दुख में काम आना, वैसा ही पशुओं के साथ हो जाता है। इस कहानी में उन्होंने, तो आप ये याद रख लेना कि ये क्या है, कहानी विदा है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। जिस प्रकार भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी कब मिली, जब सब भारतीय एकजुट हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ा। तो स्वतंत्रता के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, और यही जो संघर्ष है वो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश, मतलब दूसरों की भलाई का जो उपदेश है, उसके बारे में बताया है कि कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ये आपका पाठ परिचय हो गया मित्रों। अब चलते हैं मूल पाठ की तरफ। ये आपका मूल पाठ, दो बैलों की कथा, ये अपने को देखना है आज। ये दो बैलों की कथा अपने करेंगे, ठीक है। यहाँ अपने शुरू कर देते हैं। शुरुआत होती है यहाँ से कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का अर्थ होता है मूर्ख, और आपको पता ही है गधा वैसे भी मूर्ख ही कहलाता है। बेचारा सारा दिन काम करता है और उसी में मालिक उसे 2-3 रैपटे भी मार देता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का, मतलब प्रथम श्रेणी का बेवकूफ़ अर्थात मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा ही कहते हैं। भाई जैसे भी मान के चलो कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है तो अपने सीधे सीधे क्या कहते हैं कि अरे तू गधो है कि यार, क्यों गधे की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये सीधा कह देते हैं। कई बार पिता हैं वो बच्चों की शरारतों से तंग आकर उसे कह देते हैं तुम गधे की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। तो गधे का तात्पर्य यहाँ मूर्ख होता है। गधा यहाँ लक्षणा है। अगर मनुष्य के लिए यदि वो कहा गया है तो वो उसका लक्षण अर्थ हो जाता है मूर्ख। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, सीधेपन मतलब सीधा साधा, या उसकी निरापद, निरापद का मतलब होता है सुरक्षा। सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करने की शक्ति। निरापद का मतलब मैंने बताया आपको, सुरक्षा ने उसे ये पदवी, पदवी का मतलब पद होता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास बिना प्रयास के ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अच्छा, जिस गाय के छोटा सा बछड़ा उसके पास जाके देखो, वो तुरंत प्रभाव से उड़ा ही देगी आपको। तो गधे के पास ऐसी कुछ भी नहीं है। इसकी तुलना की गई है गधे की अन्य जानवरों से, अन्य पशुओं से उनकी तुलना की गई है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। आपने देखा भी होगा, गधा बेचारा बस बेचारा हंसता ही रहता है, कुलेल कर लेता है बस ज़्यादा से ज़्यादा। कुत्ता भौंक लेता है क्रोध में आकर, गाय सींग मार लेती है, लेकिन गधे को क्रोध करते कभी नहीं सुना न देखा।
जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी, असंतुष्टि नहीं दिखेगी। अब अपने घर में पिज्ज़ा है, 3 बालक हैं अपने, अब एक को थोड़ा सा भी ज़्यादा मिल गया ना तो असंतुष्ट हो जाएंगे, और फिर आपको पता ही है थापा मुक्की तो निश्चित है ही। और फिर थापा मुक्की होने के बाद में पिताजी आते हैं, वो और थापा मुक्की करते हैं। वैसाख, वैसाख मित्रों ये अपना ही एक देसी महीना है जो भारतीय संवत के अनुसार चलता है। मैं चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल देखो, जो गधा बोलता है उसे कुलेल कहते हैं, गाय बोलती है उसे रंभाना कहते हैं, चिड़िया बोलती है उसे चहचहाना बोलते हैं। तो यही वो कुलेल करना है। कुत्ता भौंकता है, इंसान बोलता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद मतलब दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। कभी वो हंसता नहीं है। अगर उसके चेहरे की तरफ देखें तो वो हमेशा शांत स्वभाव से खड़ा रहता है, जैसे एक संत हो। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा। प्रकाष्ठा का अर्थ क्या होता है साथियों? प्रकाष्ठा का अर्थ होता है चरम सीमा। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सभी उसमें प्रकाष्ठा तक मतलब जो गुण है ना वो उसकी चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। देखो इतने बड़े गुण तो साधु महात्मा में ही हो सकते हैं, सुख दुख में एक जैसा रहना, पर फिर भी उसे आदमी क्या कहता है? मूर्ख कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अनादर का मतलब होता है अपमान। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि भारतवासी अपने सीधेपन के लिए जाने जाते हैं। और आपको पता भी है बहुत सी जातियाँ आई, बहुत से अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, फिर भी उन्हें भारत में रहने के लिए स्थान दे दिया गया। और वहीं अफ्रीका में रह रहे भारतवासियों की भी बहुत दुर्दशा हुई। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। होता ही है, यही चला आ रहा है, ये सदियों तक चलता रहेगा। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। सभ्य का मतलब होता है संस्कारी। सभ्य का मतलब क्या हो जाएगा? संस्कारी। जापान की मिसाल सामने है। मिसाल का मतलब उदाहरण। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। सभ्य का मतलब मैंने बताया संस्कार जातियों का। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, और वह है बैल। अच्छा, बैल भी कुछ मिलता जुलता है गधे में। जैसे खेतों में अपने बैल से काम लेते हैं, उसे कोड़े मारते हैं, फिर भी हल जोतता रहता है। पुराने समय की बात है, अब तो ट्रैक्टर अन्य मशीनें आ गई हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, वैसे बछिया का ताऊ आया बैल के लिए ही है, लेकिन बछिया का ताऊ होना ये मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है मूर्ख होना। तो बछिया के ताऊ का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभार मारता भी है, लेकिन गधा कभी मारते देखा है? सिंग होते ही नहीं है उसे। हाँ, पीछे जाओगे तो लात ज़रूर मार देगा वो भी। और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से मतलब विधियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। गधा तो मामूर्ख किया क्योंकि वो कुछ करता नहीं है। बैल तो चलो सींग मार लेता है, कभी कभी अड़ जाता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अच्छा, यहाँ नायक है जो कहानी का, उसका नाम है झूरी काछी। उसके पास थे 2 बैल जिसका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे।
अच्छा, यहाँ पछाई जाति एक पालतू पशुओं की जाति है, जाति विशेष है। ये देखने में सुंदर होते हैं, काम में चौकस होते हैं, मतलब सदैव काम करने में तत्पर रहते हैं। डील में ऊंचे, मतलब जो उनका शरीर है वो थोड़ा मतलब कद काठी है, वो क्या रहती है, ऊंची रहती है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, मतलब जो मौन भाषा होती है, संकेतात्मक भाषा होती है, उसमें विचार विनिमय करते थे। अच्छा, विचार विनिमय का अर्थ क्या होता है? विचार का अर्थ तो विचार हो गया जो अपने मन में आता है, और विनिमय का अर्थ क्या होता है? आदान प्रदान करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। भाई पशु तो ऐसा ही करते हैं, जब पास पास में आते हैं तो वो एक दूसरे को जीभ से चाटने लग जाते हैं। तो ये उनके आपस का प्रेम होता है। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, मतलब कोई दुश्मनी नहीं थी, वो दुश्मनी के नाते ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। तो विग्रह का अर्थ आप समझ गए होंगे, केवल विनोद के भाव से। विनोद का मतलब होता है जो मजाक होता है उसके आधार पे, वो मजाक मान लीजिए आप। जैसे अपने भी विनोद करते हैं, एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अब आत्मीयता, आत्मीयता का अर्थ होता है अपनत्व के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता, घनिष्ठता का अर्थ होता है गहराई। तो जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल दप्पा होने लगता है। तो धोल दप्पा होने का मतलब होता है एक दूसरे को प्रेम के आधार पर चपत लगाना, मतलब हंसी मजाक करना। ठीक है, जैसे अपने कई बार सुबह सुबह एक दूसरे से हंसी मजाक के साथ हाथापाई करने लग जाते हैं, वैसे ही क्या करते हैं वो बैल भी अपने अपनत्व के कारण और प्रगाढ़ता के कारण, गहराई के कारण आपस में स्नेहवश एक दूसरे को सींग से सींग मिला लेते हैं। क्योंकि इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। तो दोस्तों में तो यही चलता है, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो तो यही चाहते हैं कि अगर कोई संकट आए तो वो मेरे पे आए, इस पे न आए। यही उनमें था। अब वो क्या करते थे, हर वक्त गर्दन हिला हिला के चलते रहते थे, और मालिक अगर एक के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल देता था तो दूसरा ये चाहता था कि मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ आए। और ये एक अच्छी दोस्ती की निशानी होती है मित्रों, और दोस्ती में ऐसा रहना भी चाहिए। अच्छा, दिन भर के बाद दिन भर वो कार्य करते, दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में, नांद का मतलब यहाँ जानते हो आप क्या होता है? नांद का अर्थ, नांद का अर्थ होता है जो ठाण बना रहता है, जहाँ पर पशुओं को चारा डाला जाता है। ठीक है, तो उस स्थान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अब देखो कितना गहरा प्रेम है दोनों आपस में। इतना तो मतलब मनुष्य भी नहीं होता जितना एक पशुओं में होता है। और देखो पशु प्रेम को, जो कि मूक होता है, और प्रेमचंद ने किस प्रकार प्रकट किया है मित्रों, ये देखने लायक बात है। तो ये बहुत अच्छी बात रही, और यही होना चाहिए आपस में, जैसा कि दोनों बैलों में दिखाई दे रहा है। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अच्छा, गोई का मतलब यहाँ क्या होता है? ये मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाओगे कि संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अच्छा, हुआ यूँ
कि जो दोनों, गोई का मतलब क्या है कि जो दोनों बैलों के जोड़े थे उनको अपने ससुराल भेज दिया, या मतलब उसके साले को, जो झूरी है उसके साले को आवश्यकता रही होगी खेतों को जोतने के लिए, इसलिए उन्होंने भेजा होगा दोनों बैलों को ससुराल। अब बैलों ने तो ये समझ लिया अभी हमें बेच देंगे। अब बैल क्या पता था, यही अब बात यहाँ दे रखी है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया। अच्छा ये याद रखना, जो झूरी का साला है उसका नाम क्या है, गया। और बैलों के जो मालिक है हीरा और मोती, उनके नाम क्या है, झूरी। को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोड़ लगाते। पगहिया का मतलब होता है जो बैलों को गर्दन से बांधा जाता है, उनको रस्सी से अगर खींचता तो वो क्या करते, पीछे की ओर जोड़ लगाते, उसको आगे जाने ही नहीं देते। और पीछे से हाँकता तो इधर उधर भागते दोनों। अब गया बेचारा करे क्या। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, मतलब गरजते उसके ऊपर। ठीक है, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में, चाकरी का अर्थ होता है नौकरी में, मर जाना कबूल था। अच्छा, कबूल का अर्थ क्या होता है, स्वीकार। कबूल का अर्थ क्या होता है मित्रों, स्वीकार। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, हमें तो ये चीज़ समझ में नहीं आई आपकी। अब संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, मतलब झूरी के ससुराल पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, मतलब जब जो स्थान है जहाँ दाना पानी डाला जाता है पशुओं के लिए, तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, मतलब दिल है वो बड़ा दुखी हो रहा था। और दुखी किस बात से कि झूरी ने हमें यहाँ क्यों बेच दिया, हमें क्यों बेच दिया, हमने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। अरे हमने तो है ना कभी रूखी सूखी डाली वो खा ली। ऐसे करके उनका दिल क्या हो गया, भारी हो गया। और दिल भारी हो जाना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दिल भारी होना मतलब अत्यंत क्या होना, दुखी होना, अत्यंत दुखी होना। ये एक मुहावरे, तो आप कह सकते हो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों का मतलब होता है पराये से। जैसे अपने कई बार अलग जगह चले जाते हैं तो वो जगह अपने को क्या लगती है, पराई लगती है। घर पे अच्छी नींद आती है, कई बार पराई जगह चले जाते हैं तो वहाँ पहले दिन नींद नहीं आती है। तो ऐसे ही हाल कुछ हीरा और मोती का था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। अच्छा, कनखियों से देखना, कई बार पापा जी दोनों बच्चों को गलती करने पे बुलाते हैं, जिसमें से एक की गलती की हुई होती है। पापा पूछते हैं कि बताइए काम किसने किया, तो दूसरा बालक है वो एक बालक को देखता है ऐसे टेढ़ी आंखों से कि यार बता ना दिए, कर तो मैं दिया हूँ, बता ना दिए। तो कनखियों का अर्थ हो गया चोर आंखों से देखना, मतलब चोरी करने के बाद में देखना, तो क्या हो जाएगा, चोर आंखों से देखना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब जब गांव के लगभग जब शाम संध्या होते ही लोग सो गए थे, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले, मतलब जिससे उन्हें बांध रखा था उस रस्सी को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। भाई ये तो है ही। तो पगहे का मतलब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, मैं ऊपर भी आपको एक बार बता चुका हूँ।
तो पगहे का अर्थ होता है जिस रस्सी से बैलों को बांधा जाता है, या आप कह सकते हो खूंटे। खूंटा तो जानते ही हो, खूंटे से बंधी रस्सी, बंधी रस्सी। कई बार कह दिया नहीं, गा तुड़ा गिर, गा तुड़ा गिर अब के करार हैं भाई। और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। अब भाई भेजा तो झूरी ने ससुराल था, और सुबह उठकर देखा तो वो अपनी जो स्थान है जहाँ पर जो दोनों बैल क्या हैं चढ़ते हैं, चढ़नी क्या हो गया, जहाँ पर वो स्थान जहाँ पर दोनों बैल क्या करते थे, चढ़ते थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव का अर्थ क्या हो जाएगा, जो रस्सी जो टूट गई थी वो हो जाएगा, ठीक है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह का मतलब क्या हो जाएगा, विद्रोह से भरा हुआ स्नेह है। जैसे कई बार राजा का सामंत होता है, वो विद्रोह कर देता है ना, क्या भाई मैं तो कौन रहूं तेरे अंडर में, तो वैसे ही तो विद्रोह भरा हुआ स्नेह है। कई बार बच्चे भी अपने पिता से विद्रोह कर देते हैं कि मैं तो कौन मानूं, मैं तो जाऊंगा, और फिर थान ध्यान ही है विद्रोह ने कुचल दिया पापा, कुट्टे पिछले कमरे में निरारे कोठे में ले जाए, दो वैसे आगे निराई करे बटे, ठीक है ना। तो झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्रेम से प्रसन्न हो गया, दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया और प्रेमालिंगन, प्रेम से गले लगा लेना। प्रेमालिंगन का अर्थ क्या हो गया, प्रेम से गले लगा लेना। चुंबन का मतलब आप जानते हो, का वह दृश्य बड़ा मनोहर था। मनोहर का मतलब मन को हरने वाला। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। हालांकि ऐसी घटना कभी घटित नहीं हुई, अभूतपूर्व मतलब कभी ऐसी घटना घटित नहीं हुई, फिर भी सबके लिए महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, मतलब बालकों की जो सभा थी, बालक जो आसपास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो अभूतपूर्व का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि जो पहले कभी नहीं हुई हो, नई बात। अच्छा, अभिनंदन पत्र का अर्थ क्या होता है, स्वागत के लिए पत्र देना। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लेकर आया। चोकर और भूसी ये पशुओं के खाने का क्या होता है, आहार होता है। तो मित्रों, यहाँ तक आज के वीडियो में अपने कर लेते हैं। तो बने रहिए अनुराग छिंपा के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।